हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने झारखंड जीके यानी कि झारखंड सामान्य ज्ञान का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट लिया है, जिसमें से कि झारखंड का जो इतिहास है उसे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है। और झारखंड जीके के जितने भी सेक्शंस हैं, झारखंड का हिस्ट्री हो, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमिक्स, झारखंड की ज्योग्राफी और झारखंड में जो भूमि संबंधी कानून है और झारखंड की आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, झारखंड का जो कला एवं संस्कृति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो सारे सेक्शंस को हम एक एक करके वन बाय वन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से कवर करेंगे। आप चाहे झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह जेएसएससी सीजीएल हो, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल हो, जेटेट हो, जेपीएससी हो या फिर कोई और प्रतियोगी परीक्षाएं हो, अगर आप झारखंड से जीके को पढ़कर मतलब झारखंड जीके जिसमें आता है, तो सारे के सारे एग्जाम्स के लिए हमारा यह कंटेंट मोर देन इनफ होगा उन सारे एग्जाम्स के लिए। आप बेफिक्र होकर हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज को देखिए और इसके बाद हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे मनीष रंजन सर की बुक से, तो फिर हमारा एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ना आगे करेंगे ना अभी कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें मेहनत करने के लिए एनर्जी दें, दिन रात जोश के साथ मेहनत आपके लिए कर पाएं। उसके लिए आप हमें मोटिवेट किस प्रकार से कर सकते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करके आप अपने परिवार को बढ़ाइए। दोस्तों, हर एक के झारखंड के जीके जो झारखंड के जो बच्चे हैं, हर एक के मोबाइल में हमारे इस चैनल को आप पहुंचाइए। सब आप ही के सपोर्ट के ऊपर है। आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप एक कदम बढ़ाइएगा तो हम 100 कदम बढ़ाएंगे। आपका एक कदम क्या होगा, आपका गुरु दक्षिणा क्या होगा, तो केवल यही है कि चैनल पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने कंटेक्ट्स में हमारे चैनल के कंटेंट को शेयर करें। चलिए, आज हम लोग झारखंड का इतिहास का दूसरा क्लास है, जिसमें कि हम प्राचीन काल में झारखंड की स्थिति और मध्यकालीन सल्तनत कालीन झारखंड को देखेंगे। एक एक करके देखेंगे। जब प्राचीन कालीन झारखंड की बात आती है, तो हम जब क्या बोलते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं, तो उस समय प्राचीन काल के समय की बात करें तो वहां पर जो ये मौर्यकालीन समय की बात करेंगे, मौर्योत्तर कालीन समय की बात करेंगे, गुप्त कालीन और गुप्तोत्तर काल। जब प्राचीन काल के बारे में बात करेंगे, प्राचीन काल में झारखंड की क्या स्थिति रही थी और उस समय पर जो भी राजवंश, जो भी शासक शासन कर रहे थे, तो उन शासक के शासन क्षेत्र में झारखंड क्षेत्र आता था और झारखंड क्षेत्र की स्थिति उस समय क्या थी और झारखंड का क्या महत्व था, झारखंड प्रदेश का नाम किस नाम से वो संबोधित करते थे उस समय झारखंड प्रदेश को। जैसा कि मैंने इसके ऐतिहासिक परिचय में आपको बताया कि झारखंड को अलग अलग कालों में अलग अलग नाम के साथ संबोधित किया गया है। अभी हम लोग झारखंड कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें इसे कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया है। तो वहीं पर आटप भी इसको कभी-कभी कहा गया है, तो वहीं पर इसे पुंडरीक देश का पुंडरीक कहा गया है, पुंड्र कहा गया है। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो जैसा समय होगा उस हिसाब से उसका नाम था, उसका क्या महत्व था, सब कुछ हम देखेंगे। एक-एक करके देखते हैं, चलिए देखते हैं। मौर्य काल। अगर हम मौर्य काल की बात करेंगे तो हमें हमारे ज़हन में आता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से पहले, मौर्य राजवंश से पहले मगध साम्राज्य पर किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। किसका शासन था दोस्तों? नंद वंश का शासन था। और नंद वंश एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था। बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था, जिसके संस्थापक थे महापद्मानंद। जिसके संस्थापक थे महापद्मानंद। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे, उसका नाम था धनानंद। और धनानंद ने एक बार चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए या फिर कौटिल्य कह लीजिए, उसका अपमान किया था। और चाणक्य ने कहा था कि मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम्हारे जैसा जो अयोग्य शासक है उसे मगध साम्राज्य की गद्दी पर से उतार कर फेंक दूंगा। उसके लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का विनाश करवाया और मौर्य साम्राज्य का स्थापना करवाया। और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां पर? मगध साम्राज्य पर, मगध देश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है?
तो इसका शासनकाल रहा था 322 ईसा पूर्व से। आप लोगों को, अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री को जो घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति है उसको नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, वहां पर आपका 2 या 3 घंटे में पूरा प्राचीन भारत रिवाइज हो जाएगा। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का, और मगध पर ये शासन किए थे। जब मगध देश की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो अभी का वर्तमान समय में जो पटना है, जो पटना का क्षेत्र है, जो मगध है, जो आप लोग देख रहे हैं बिहार का क्षेत्र में, तो मगध से जहां भी कहीं जाना होता था, मगध से आप दक्षिण भारत में जाइएगा। मगध का व्यापारिक जो संबंध है दक्षिण भारत के साथ था। मगध का व्यापारिक के संबंध विदेशों से भी था, मगध साम्राज्य का, यानी कि इस मौर्य साम्राज्य का विदेशों से भी था। अगर इस ओर जाएंगे तो झारखंड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मगध साम्राज्य, मगध से, पाटलिपुत्र से आपको दक्षिण भारत की ओर जाना था, या फिर पाटलिपुत्र से आपको पश्चिम बंगाल के बंदरगाह ताम्रलिप्ति तक पहुंचना था, तो आप कौन से एरिया का यूज करते थे? तो उस समय यूज होता था झारखंड प्रदेश का। झारखंड प्रदेश की मिट्टी का, झारखंड प्रदेश का के जमीन का यूज होता था व्यापार करने के लिए, व्यापारिक मार्ग के लिए इस प्रदेश का यूज होता था। इसलिए कहा जाता है प्राचीन काल में, मौर्यकालीन समय में झारखंड का व्यापारिक महत्व बहुत था, क्योंकि मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश जब व्यापार करता था दक्षिण भारत के साथ, या फिर अपने व्यापारिक संबंध को बंदरगाह के थ्रू विदेशों के साथ करता था, ताम्रलिप्ति के पास आने के लिए उसे झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था। और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि झारखंड प्रदेश के ऊपर मगध साम्राज्य का कंट्रोल रहा है, नियंत्रण रहा है, या फिर झारखंड क्षेत्र उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ही शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मगध साम्राज्य में ही शामिल था झारखंड प्रदेश। अच्छा, जब मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो हमें किसका बात करना होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का। किसका? चाणक्य का, जो कि जिसे आप विष्णुगुप्त कहिए या फिर कौटिल्य कहिए, सब एक ही हैं। जो चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश के महामंत्री भी थे। अब इन्होंने एक बुक लिखा है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में झारखंड का कुछ उल्लेख किया गया है। उसमें झारखंड के बारे में क्या लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया है, चलिए देखते हैं झारखंड प्रदेश के बारे में। चंद्रगुप्त के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहकर पुकारा गया। क्या कहकर पुकारा गया? कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहकर पुकारा गया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को, याद रखिएगा दोस्तों, कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहकर पुकारा गया। और ऐसा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश के लिए लिखा गया है कि वहां पर उस समय गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कैसी शासन प्रणाली थी? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कैसी शासन प्रणाली होती है? एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राजा या फिर सर्वोच्च पद जो होता है वह वंशानुगत नहीं होता है। क्या होता है? वंशानुगत नहीं होता है, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में नहीं देखने को मिलता है। जो योग्य होता है वही सर्वोच्च पद पर बैठता है, और वैसी ही शासन प्रणाली उस समय झारखंड प्रदेश में देखने को मिलती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार हम यह बात कह सकते हैं। अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश के लिए लिखा गया है कि मौर्य मगध साम्राज्य की ओर से झारखंड प्रदेश में एक आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति करी जाती थी। किसका? आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति करी जाती थी। और इसका काम यह होता था कि आपको झारखंड के जो जनजातियां हैं, जो झारखंड की जनजातियां हैं, जो झारखंड के क्षेत्र हैं, झारखंड के जंगल हैं, झारखंड की जो संपदाएं हैं, उसका यूज कोई और दुश्मन, शत्रु देश ना कर ले, शत्रु राज्य ना कर ले। झारखंड के जनजातियों का उपयोग या फिर वो झारखंड के जनजातियां जो है शत्रु राज्य के साथ गठबंधन ना कर ले, इसका देख-रेख आपको करना होगा। और उसके लिए किसको बैठाया जाता था? आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति करी जाती थी उस समय मौर्य काल के समय में झारखंड प्रदेश में। और उस समय के झारखंड प्रदेश को क्या कहा जाता था? कुक्कुट देश कहा जाता था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मगध से दक्षिण भारत तक जो व्यापारिक संबंध होता था, जब व्यापारिक मार्ग जो होता था वह झारखंड से ही होकर गुजरता था, इसीलिए झारखंड का अपना व्यापारिक महत्व है। अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि झारखंड में इंद्र नावक नदी थी,
और इंद्र नामक नदी से हीरे प्राप्त होते थे। क्या होते थे? हीरे प्राप्त होते थे इंद्र नामक नदी से, और ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा गया है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है। और कहा जाता है कि इंद्र नामक जो इब और शंख नदियां हैं आज, उसी का इलाका थे। अच्छा, जो अर्थशास्त्र में यह भी लिखा गया है कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश अपने सेना में हाथियों का उपयोग जो होता था, वह हाथी कहां से लेकर के आते थे? तो झारखंड क्षेत्र से लेकर के आते थे। दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार है, यह पूरे भारत, और जो उस समय का भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस ओर भी था, ठीक है? तो इतने बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार रहेगा, तो क्या झारखंड क्षेत्र इससे, जो कि यहां पर है, झारखंड क्षेत्र इससे क्या अछूता रह जाएगा? तो झारखंड का, यहां झारखंड क्षेत्र भी इस साम्राज्य में शामिल था, और यहां पर क्या क्या किया जाता था? आटविक नाम का पदाधिकारी, आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति करी जाती थी। क्यों करी जाती थी? मैंने बताया, मगध से होकर के आपको दक्षिण भारत जाना है, झारखंड का यूज करना पड़ता था, झारखंड की धरती का यूज करना पड़ता था। झारखंड में इंद्र नामक नदी थी। तो हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में देखा कि क्या लिखा है चंद्रगुप्त के, चाणक्य के अर्थशास्त्र में। अब बात करेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो अशोक सम्राट की बात हम नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अशोक के काल में झारखंड की क्या स्थिति रही थी? देखिए दोस्तों, अशोक के बहुत सारे बृहद शिलालेख, छोटे-छोटे शिलालेख, ठीक है, मिले हैं। अगर आपको, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा। लेकिन अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है, अशोक का 13वां नंबर का जो शिलालेख था, उसमें जो मगध साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के जो समीपवर्ती राज्य था, उसके बारे में उसके 13वें शिलालेख में उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें? समीपवर्ती राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, और उन समीपवर्ती राज्यों में आटविक, आटव या फिर आटवी नाम का उल्लेख है। आटविक, आटव या फिर आटव, आटव, आटवी नाम का उल्लेख। ये जो आटविक प्रदेश था दोस्तों, आटविक प्रदेश, आटविक बोलिए या फिर आटव बोलिए या फिर आटवी बोलिए, तो इस नाम का उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। और यह जो प्रदेश था, वह बघेल खंड से लेकर के उड़ीसा, ठीक है, बघेल खंड से लेकर के उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला यह प्रदेश, आटविक प्रदेश, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। और इसी आटविक प्रदेश के अंदर क्या था? झारखंड प्रदेश भी पड़ता था। इसी आटविक प्रदेश के अंदर झारखंड प्रदेश भी पड़ता था। तो कहा जाता है कि आटविक प्रदेश का जब उल्लेख है, तो झारखंड भी इसी के अंदर है। और इसी आटविक प्रदेश में जो अशोक है, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नाम के एक व्यक्ति को भेजा था। क्या भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चूंकि अशोक जो है, कलिंग युद्ध के बाद से इसने अपने जो युद्ध का जो घोष था, उसको छोड़ करके, भीरी घोष छोड़ करके, इसने धम्म घोष को अपना लिया था। यानी कि धर्म के मार्ग पर चलने को इसने अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह कलिंग युद्ध के बाद बहुत दुखी हुए थे, और इसने कहा कि अब युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, अब केवल बौद्ध धर्म का प्रचार यह करते थे। और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए रक्षित नाम के एक व्यक्ति को इसने आटविक प्रदेश में भेजा था। और आटविक प्रदेश क्या है? तो बघेलखंड से लेकर के उड़ीसा के समुद्र तट तक का क्षेत्र, उसी में झारखंड प्रदेश भी आ जाता है। तो कहा जाता है कि अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख नंबर 2 में उड़ीसा के सीमावर्ती जनजातियों को, जिसमें कि झारखंड की भी जनजातियां आ जाती हैं, उसको कहा कि आप लोग धम्म का आचरण कीजिए। क्या कीजिए? आप लोग धम्म का आचरण कीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लोक व परलोक प्राप्त होगा। क्या होगा? लोक परलोक का मतलब, इस लोक मतलब होता है ये जो धरती है, यहां भी सुख संपत्ति की सब प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परलोक यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी आपको। तो ऐसा अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख में कहा गया है, और इसमें झारखंड क्षेत्र का यूज हुआ है, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। तो इसी तरह से अशोक ने भी झारखंड, अशोक कालीन जो समय था, उसमें भी झारखंड का उल्लेख हुआ है। अब हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। क्या देखेंगे? मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल जो है दोस्तों, उसका काल हम लोग कह सकते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर के, मौर्योत्तर काल यानी कि जो मौर्य काल था, उसका पतन हो चुका है।
और 200 ईसा पूर्व तक पूरे मौर्य काल का पतन हो चुका होता है और 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक को कहा जाता है इस समय के शासन काल को, इस समय के काल को कब से कब तक 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। और मौर्योत्तर काल में क्या देखने को मिलता है, चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, जब मौर्य राजवंश का, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उसके बाद मध्य एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रांता क्या करते हैं, भारत के ये भारत का जो क्षेत्र है, इस तरह से ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट में जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये मध्य एशिया से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी और बहुत सारे आक्रांता उत्तर पश्चिम मार्ग से होते हुए भारत में पहुंचे। और यहां पर चूंकि अभी इस समय 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक में भारत में जो है एक मजबूत राजवंश, एक मजबूत कोई भी शासक नहीं देखने को मिलता है, तो कमजोर शासक होते हैं। तो विदेशी आक्रमणकारी जो होते हैं यहां पर आकर अलग अलग जगहों पर अपने अपने अलग अलग राज्य को स्थापित कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने अलग अलग राज्यों को यहां पर स्थापित कर लेते हैं। भारत में उत्तर पश्चिम में अपने अपने अलग अलग राज्यों को स्थापित कर लेते हैं भारत में आकर। और झारखंड भी इस चीज से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे भारत में यह भी आता है। तो झारखंड में भी यह जो आक्रमणकारी है, जो विदेशी आक्रांता है, जो विदेशी लोग हैं, भारत में आक्रमण किए और यहां पर अलग अलग राज्य को स्थापित कर लिया, यहां पर आकर के बस गए और यहां पर शासन करने लगे। चूंकि उन्हें पता चल गया कि अभी झारखंड में कोई एक स्ट्रांग कोई शासन, किसी का शासन नहीं है, तो वो लोग आए और झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। और इन लोगों का, ये जो विदेशी आक्रमणकारी, जो विदेशी मूल के शासक हैं, उसका जो प्रभाव है वह झारखंड क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं। और चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से इंडो-सीथियन, झारखंड के चाईबासा प्रदेश से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वहीं रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, कुषाण कालीन कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि मौर्योत्तर काल का संबंध झारखंड प्रदेश से भी रहा है। मौर्योत्तर काल यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के समय काल को मौर्योत्तर काल कहा गया है। और उस समय जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई, उसका झारखंड प्रदेश से भी संबंध रहा। आपको सिर्फ यह याद रखना है कि सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि झारखंड प्रदेश और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे, ठीक है। और चाईबासा में भी इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त होते हैं। इससे भी पता चलता है विदेशी व्यापार के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और कुषाणकालीन यानी कि कुषाणकालीन कनिष्क के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इन सब बातों से पता चलता है कि झारखंड प्रदेश का मौर्योत्तर काल के समय जो शासक रहे, जो शासन जिनका रहा, उनका संबंध इससे रहा है झारखंड प्रदेश का। अब बात करेंगे गुप्त काल की। गुप्त काल, देखिए क्या होता है, लास्ट में जब कुषाण, मौर्योत्तर काल के जब अंत आता है तो कुषाणों का शासन काल रहता है, कुषाण यानी कि कनिष्क का। और कनिष्क, कुषाण का जब पतन हो जाता है, कुषाण काल खत्म हो जाता है, कुषाणों के पतन के बाद जो पाटलिपुत्र क्षेत्र में, पाटलिपुत्र जो मगध साम्राज्य है, वहां पर गुप्त शासन, गुप्त काल यानी कि गुप्त शासक का साम्राज्य स्थापित होता है। गुप्तों का साम्राज्य स्थापित होता है पाटलिपुत्र क्षेत्र में, मगध साम्राज्य में। तो यहां पर बात आता है कि गुप्त वंशीय शासन का काल का जो झारखंड के साथ क्या संबंध रहा है, झारखंड के साथ क्या संबंध रहा है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग व पाटलिपुत्र में शक्तिशाली गुप्तों का उदय हुआ। अब जाकर के मौर्य मौर्य साम्राज्य में क्या था, मौर्य वंश एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था। और वहां से लेकर के 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, लगभग 500 साल तक झारखंड भारतवर्ष में कोई शक्तिशाली साम्राज्य का उदय नहीं हुआ।
और तब जाकर के 300 ईसा पूर्व ईस्वी के बाद से गुप्त वंशों का, गुप्त शासकों का शासन काल आता है और मगध साम्राज्य जो कि पूरी तरह से छिन्न भिन्न बर्बाद हो चुकी होती है, उस पर गुप्त शासकों के द्वारा उसे क्या किया जाता है, उसका जीर्णोद्धार किया जाता है और उनके द्वारा शासन किया जाता है। और उसका क्या संबंध, उसका क्या इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव झारखंड क्षेत्र में रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो गुप्त लोग थे, तो गुप्त काल जो गुप्त गुप्त शासक में सबसे शक्तिशाली शासक आते हैं समुद्रगुप्त, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो मदुई पहाड़, हजारीबाग का जो मदुई पहाड़ है, वहां पर गुप्त काल के गुप्त शासक के जब शासन काल था, उस समय के हमें मंदिर प्राप्त हुए हैं। और किस तरह के मंदिर? तो पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। और उसके जब एज को पता लगाया गया तो हमें पता चला कि यह जो मंदिर है वह गुप्त कालीन मंदिर है। कहां पर? तो हजारीबाग के मदुही पहाड़ में। कहां पर? हजारीबाग के मदुही पहाड़ से गुप्त कालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं, जो कि पत्थर को काटकर जिसे निर्मित किया गया है। झारखंड में जो मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी टाइप का आप प्रथा देखते हैं, ठीक है? मुंडा जो पुजारी होता है, पाहन है, महतो है, भंडारी है, तो ये सब किसका देन है? तो गुप्त काल का देन है। किसका? गुप्त काल का देन है। अब देखिए, सबसे शक्तिशाली शासक गुप्त काल का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, जिसका शासन काल रहता है 355 से लेकर के 380 ईस्वी तक। किसका? 355 से लेकर के 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। बहुत महान शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अच्छा, समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। कौन? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, और उसने एक अभिलेख लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, या फिर जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। उस अभिलेख में समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े और जितने भी उसका विजय हुआ, उसका वर्णन उस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में देखने को मिलता है। और उसके विजयों के वर्णन में एक विजय, आठवीं विजय का भी वर्णन है। किसका? आठवीं विजय का भी वर्णन है। और ये जो आठवीं विजय है, आठवीं क्षेत्र है, आठवीं प्रदेश था, इसी प्रदेश के अंतर्गत झारखंड प्रदेश भी आता है। तो इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त का शासन झारखंड प्रदेश पर भी रहा था, समुद्रगुप्त का शासन झारखंड प्रदेश पर भी रहा था, यानी कि गुप्त शासकों का गुप्त काल में झारखंड प्रदेश पर इसका इफेक्ट रहा है, इसका शासन काल रहा है। क्योंकि हमें यह प्राप्त कैसे पता चला, इसके बारे में हमने बात किया। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो कि हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, उसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से पुकारा, किस नाम से संबोधित किया? तो मुरुंड देश। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया। क्या कहा गया? मुरुंड देश कहा गया, जो कि यहां पर आठवीं विजय का भी उसके विजयों के वर्णन में शामिल था। तो उसके बारे में यहां पर लिखा गया है कि उस जो आठवीं प्रदेश था, वह बघेल खंड से उड़ीसा के समुद्र तट के क्षेत्र तक को आठवीं प्रदेश कहा जाता था, जिसमें झारखंड प्रदेश भी शामिल था। तो गुप्त काल का, यानी कि समुद्रगुप्त का शासन झारखंड प्रदेश पर भी रहा है। यह हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। जो अगला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि जिसने धारण करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। दोस्तों, भारत में कुल 14 ऐसे शासक हैं जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और सबसे अंतिम में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो थे, वह हेमू था, हेमराज चंद्र विक्रमादित्य। तो यह आपको इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन गुप्त शासक का, गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त के बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है, जो महत्वपूर्ण शासक था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इसका भी प्रभाव झारखंड प्रदेश में देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का भी प्रभाव झारखंड प्रदेश में रहा है। और फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, क्या था? चीनी यात्री फाहियान।
फाहियान जो कि चीनी यात्री था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान, और इसने झारखंड को कुक्कुट लाड कहकर पुकारा। यानी कि फाहियान का जो यात्रा वृतांत है, फाहियान का जो उल्लेख है, जो उसने कुछ लिखा है लेख, उसमें झारखंड को क्या कहा गया? कुक्कुट लाड कहा गया। आपको इसे याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था कौन? चीनी यात्री फाहियान, और उसने झारखंड प्रदेश को कुक्कुट लाड कहा। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में गुप्तकालीन कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसको देख करके हमें पता चलता है कि झारखंड प्रदेश पर गुप्त गुप्त शासकों का गुप्त काल का प्रभाव रहा है। यानी कि हमने पहले बात किया कि हजारीबाग के मधुही पहाड़ में पत्थरों को काटकर चार मंदिरों की पत्थर को काटकर निर्माण किया गया चार मंदिर मिले हैं, जो कि गुप्तकालीन मंदिरों के साक्षी हैं। आगे है कोडरमा का सतगावा में हमें मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जो उत्तर गुप्त काल से संबंधित हैं। कोडरमा के सतगावा में मंदिरों के अवशेष मिले हैं खुदाई के बाद, तो वह उत्तर गुप्त काल से संबंधित हैं। और रांची के पिठोरिया में पहाड़ी पर स्थित कुआं हमें प्राप्त हुआ। रांची के पिठोरिया में पहाड़ी पर स्थित कुआं हमें प्राप्त हुआ है। इन सब साक्ष्य से पता चलता है कि झारखंड प्रदेश पर गुप्त शासक का, गुप्त वंश का, गुप्त काल का प्रभाव रहा है। तो हम लोगों ने देखा गुप्त काल। अब बात करेंगे गुप्तोत्तर काल की, यानी कि गुप्त शासक जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है, जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है, तो उसके बाद जो जो शासन काल, जो काल आता है, उसे कहा जाता है गुप्तोत्तर काल। और जो गुप्तोत्तर काल है, इसका अगर हम का शासन काल देखें, इसका काल देखें, ठीक है, तो वो 550 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी तक के काल को गुप्तोत्तर काल की संज्ञा दी गई। 550 ईस्वी से 650 ईस्वी तक के काल को गुप्तोत्तर काल कहा गया। यानी कि गुप्त वंश के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल की शुरुआत होती है। और गुप्तोत्तर काल में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है शशांक। और शशांक का झारखंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, उसे हम पढ़ेंगे। देखिए गौड़ जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गौड़ का शासक जो कि पश्चिम बंगाल में था, गौड़ का शासक था शशांक। एक प्रतापी शासक था, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और इसका साम्राज्य का जो विस्तार था, वह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से लेकर सरगुजा छत्तीसगढ़ तक था। यानी कि अभी आगे बात करेंगे, इसने झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और प्राचीन काल में सबसे ज्यादा समय तक जो झारखंड पर शासन किया है, वह किसने किया है? तो शशांक ने किया है। किसने? शशांक ने किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो विस्तृत साम्राज्य था, इसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए इसने अपने साम्राज्य की दो राजधानियां स्थापित की थी। कितना? दो राजधानियां स्थापित की थी। संथाल परगना का बड़ा बाजार, जो कि झारखंड में पड़ता है, झारखंड प्रदेश में पड़ता है, और दुलमी, ठीक है, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, तो दो राजधानियों को इसने स्थापित किया था अपने विस्तृत साम्राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। संथाल परगना का बड़ा बाजार इसकी राजधानी थी, ऐसा किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था। किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था। और इसकी राजधानी दुलमी जो दूसरी राजधानी थी, यह किसके अनुसार? तो हेविट के अनुसार। आपको इसे भी याद रखना है। प्राचीन काल का यह ऐसा प्रथम शासक था। प्राचीन काल का, इसके पहले भी हमने शासक देखे, मौर्य साम्राज्य के शासक देखे, गुप्त साम्राज्य के शासक देखे, लेकिन प्राचीन काल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यह पहला शासक है। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी, यानी कि संथाल परगना के बड़ा बाजार में था। शशांक शैव धर्म को मानने वाला था। शशांक जो था वह शैव धर्म को मानने वाला था, और झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का इसने निर्माण करवाया है। और हमें पता चलता है, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि यह जो मंदिर हैं वह शशांक के शासन काल के रहे हैं। तो गुप्तोत्तर काल से झारखंड का संबंध इस तरह से हमें पता चलता है। अगला है वेणु सागर, जो कि सिंहभूम में है। वेणु सागर जो सिंहभूम में है, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। वेणु सागर के बारे में सिंहभूम में है, और वेणु सागर का शिव मंदिर शशांक काल का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो इन सब साक्ष्य से हमें पता चलता है कि गुप्तोत्तर काल में शशांक, जो गौड़ शासक शशांक था, उसका शासन काल क्या रहा है? झारखंड से संबंधित रहा है, झारखंड प्रदेश से संबंधित रहा है।
जब इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो चूंकि यह शैव धर्म था, तो यह क्या करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रति पूरी तरह से अहिष्णु हो जाते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं और बौद्ध धर्म को यह उखाड़ फेंकने के लिए जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी मठ था, बिहार था, सबको ये तोड़ने फोड़ने लगते हैं। और शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया और झारखंड में बौद्ध धर्म जैन के स्थान पर, बौद्ध और जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित होती है इसी के शासनकाल में। तो हमने क्या देखा कि गुप्तोत्तर काल के अंदर शशांक, जो कि एक प्रतापी शासक था गौड़ का, इसने इसका शासक का, इसके साम्राज्य का विस्तार को देखा। इसके साम्राज्य को इसने सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने दो राजधानियां स्थापित की थी। कौन? संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। जो यह पहला शासक था प्राचीन काल में जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। यह शैव धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म के प्रति पूरी तरह से यह असहिष्णु था शशांक। अगला जो शासक आता है वह वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश, आप जो बोल लें, यह बहुत शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन। कौन? अब ये जो हर्षवर्धन है, इसका शासनकाल रहा है 606 से 647 ईस्वी तक और इसके भी शासनकाल का जो संबंध रहा है वह झारखंड प्रदेश से रहा है। कैसे रहा है हम लोग देखते हैं। यह पुष्यभूति वंश या फिर यह कहे वर्धन वंश से संबंधित वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन। इसके विस्तृत साम्राज्य में, इसका जो साम्राज्य था उसमें काजांगल जो है वह राजमहल का एक छोटा राज्य भी शामिल था। ठीक है, काजांगल जो कि अभी राजमहल है। ठीक है, काजांगल उस समय प्राचीन काल में राजमहल को काजांगल कहा जाता था। तो काजांगल जो कि अभी राजमहल है, तो इस यह प्रदेश भी इसके साम्राज्य में शामिल था, जो कि झारखंड का हिस्सा है। तो इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन का शासन काल, यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में यह जो झारखंड प्रदेश है उसी के अंदर आता था। ठीक है, तो यहां से आपने क्या समझा कि जो काजांगल यानी कि राजमहल का छोटा सा राज्य इसके विस्तृत साम्राज्य में शामिल था, तो झारखंड प्रदेश इसके शासनकाल से संबंधित है। तो इसीलिए हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ रहे हैं। अब कहता है कि काजांगल यानी कि राजमहल में ही हर्षवर्धन जो है वह चीनी यात्री वेनसांग से मिलता है। सबसे पहली बार काजांगल यानी कि राजमहल में ही हर्षवर्धन चीनी यात्री वेनसांग से मिलता है और वेनसांग से मिलकर ये उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपको याद रखना है कि जो वेनसांग से हर्षवर्धन किस जगह पर पहली बार मिले, तो काजांगल राजमहल से, और राजमहल चूंकि झारखंड प्रदेश का ही हिस्सा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश से हर्षवर्धन का संबंध रहा है। गुप्तोत्तर काल में हम इसे पढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन को एक बहुत शक्तिशाली शासक था और वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में राजमहल यानी कि काजांगल का चर्चा किया है। तो हमने गुप्तोत्तर काल के बारे में देखा। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कि बिंबिसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, बिंबिसार हर्यंक वंश का, आपको जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हर्यंक वंश का ये संस्थापक रहे हैं। बिंबिसार झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। बिंबिसार झारखंड प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी तथा इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। इससे पता चलता है कि जो मगध साम्राज्य का विस्तार क्षेत्र में झारखंड प्रदेश भी आता था, क्योंकि दामोदर नदी के उद्गम स्थल से तक जो है मगध साम्राज्य का सीमा का विस्तार माना जाता था। अच्छा, झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड के पलामू से चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजय अभियान के दौरान, जब कन्नौज के राजा विजय अभियान पर थे यशोवर्मन, तो दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। तो झारखंड से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप देखिए और इसे याद कीजिए। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा, 13वीं सदी यानी कि 1200 से लेकर के
जब स्टार्ट होता है तो 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा किस राजा ने झारखंड को खुद का शासक घोषित कर दिया था? तो राजा जय सिंह ने। अब हम लोग देखेंगे मध्यकाल में झारखंड की क्या स्थिति रही है। मध्यकाल में झारखंड की क्या स्थिति रही है, तो हम मध्यकाल को दो पार्ट में भाग बांट कर पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो समय काल रहा है, जब हर्षवर्धन हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 647 ईस्वी तक। 606 से 647 ईस्वी तक। और जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर दिल्ली सल्तनत, आप दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत का जब स्थापना होता है 1206 ईस्वी में, दिल्ली सल्तनत किसने किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति में बात किया है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कितने वंश थे? 5 वंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोजी वंश। तो 1206 से इस दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता है। और कब से? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक के बीच के समय को क्या कहा जाता है? उसके समय को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण झारखंड क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि पूर्व मध्यकाल से झारखंड क्षेत्र का बहुत ही अटूट संबंध रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ये जो समय काल रहा है पूर्व मध्यकाल का, कब से कब तक? तो 647 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक। तो इस बीच में बहुत सारे साम्राज्य का, बहुत सारे राजवंशों का यहाँ पर उदय होता है। देखिए, बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत के 3 कोनों पर 8वीं सदी यानी कि 647 ईस्वी, 700 ईस्वी से जब शुरू होता है 8वीं शताब्दी, तो यहाँ से भारत में क्या होता है कि 3 कोनों पर 3 शक्तिशाली राज्यों का क्या होता है? साम्राज्य का उदय होता है। पूर्व में यानी कि इस ओर किसका उदय होता है? पूर्व की तरफ पाल साम्राज्य का। किसका? पाल साम्राज्य का। उत्तर और पश्चिम की ओर किसका? तो उत्तर और पश्चिम में प्रतिहार शासकों का। और दक्षिण में राष्ट्रकूट का। किसका? राष्ट्रकूट का। और यही पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है, जो शासक हैं, यही तीनों शासक शक्तिशाली शासक थे। शक्तिशाली साम्राज्य का उदय होता है। और इन तीनों के मध्य इस बीच में 647 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक बहुत घमासान लड़ाई चलते रहता है। और इस लड़ाई में क्या होता है, कभी-कभी कोई मौका पाकर झारखंड के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था। झारखंड के क्षेत्र को यह क्या करता था? हथिया लेता था। और उसी समय का जब वो हथिया लेता था और यहाँ पर शासन करने लगते हैं, तो इस समय के बहुत से ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इस शासन काल का, इस समय काल का संबंध भी झारखंड से रहा है। जैसे कि टांगी नाथ का मंदिर जो कि गुमला में है। टांगी नाथ का मंदिर जो कि गुमला में है, और इसका निर्माण पूर्व मध्यकाल में ही हुआ है। इसका निर्माण पूर्व मध्यकाल में ही हुआ है। तो इससे पता चलता है कि पूर्व मध्यकाल का संबंध भारत ने पूर्व झारखंड से रहा है। अगला है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ रजरप्पा, जो कि रामगढ़। ये जो मंदिर है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, यह छिन्नमस्तिका बौद्ध वज्र योगिनी का हिंदू प्रतिरूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब झारखंड के अंदर ऐसा होता है, मैंने पहले ही कहा था कि पूर्व की ओर भारत का, अगर ये चारों कोना है भारत का, ये चारों कोना है, तो इधर जिधर बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, इस तरफ पाल साम्राज्य यानी कि पाल शासकों का क्या होता है? उदय होता है। पाल, शक्तिशाली पाल साम्राज्य का वर्चस्व रहता है। तो क्या होता है कि इस पाल साम्राज्य, पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म, पाल शासक क्या थे? बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो पाल शासक जो थे, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा को क्या करते हैं? संरक्षण देते हैं। किसको? वज्रयान शाखा को संरक्षण देते हैं, जिसमें कि वज्रयान शाखा जो बौद्ध धर्म का था, उसमें तंत्र मंत्र का पढ़ाई किया जाता है। तो वज्रयान शाखा को जब संरक्षण देते हैं, तो हिंदू धर्म में भी इसके अगेंस्ट में क्या करता है? तंत्र मंत्र का हिंदू धर्म में भी प्रचार प्रसार बढ़ने लगता है। और
इसी के अगेंस्ट क्या होता है, रजरप्पा में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का स्थापना होता है। तो जो बौद्ध धर्म, बौद्ध वज्र योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो कि रामगढ़ में है। तो इससे पता चलता है कि मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल का संबंध झारखंड से, झारखंड प्रदेश से इस प्रकार से रहा है। अगला है हापा मुनि गांव का महामाया मंदिर जो कि गुमला में है। हापा मुनि गांव का महामाया मंदिर जो कि गुमला में है और इसका निर्माण गजघंट राय ने करवाया था 908 ईस्वी में। तो 908 ईस्वी किसके बीच में आता है? पूर्व मध्यकाल में ही पड़ रहा है। तो पूर्व मध्यकाल में, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पूर्व मध्यकाल में जितने भी शासक आए, जितने भी साम्राज्य हुए, उन सबका संबंध झारखंड प्रदेश से रहा है, झारखंड के धरती से रहा है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, गजघंट राय के द्वारा 908 ईस्वी में, आपको यह याद रखना है, गजघंट राय के द्वारा 908 ईस्वी में हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। हापा मुनि, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में गजघंट राय के द्वारा करवाया जाता है। और इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करी जाती है? तो सियानाथ देव के द्वारा। किसके द्वारा? सियानाथ देव के द्वारा। और इस मंदिर के जो प्रथम पुरोहित रहे हैं वो मराठा ब्राह्मण हरिनाथ रहे हैं। कौन रहे हैं? मराठा ब्राह्मण हरिनाथ। और यह जो हरिनाथ थे वह गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे। यह जो हरिनाथ थे वह गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे। और इससे पता चलता है कि पूर्व मध्यकाल के जो शासन करने वाले शासक रहे हैं, उन सब का संबंध झारखंड के धरती से रहा है, झारखंड प्रदेश की धरती से रहा है। उस समय का यह स्थिति को बयां करता है। अगला है चतरा का एक जगह है ईटखोरी। चतरा का एक जगह है ईटखोरी और यहां पर पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख हैं, मिले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो मध्यकाल है, जो 8वीं सदी के बाद, पूर्व में पाल साम्राज्य का, उत्तर और पश्चिम में प्रतिहार साम्राज्य का और दक्षिण में राष्ट्रकूट साम्राज्य, ये सारे के सारे साम्राज्य जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये अपने वर्चस्व की लड़ाई तीनों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष आपने सुना होगा, तीनों के बीच चलते रहता है। कभी यह शक्ति, कभी यह जीत जाता है तो कभी यह जीत जाता है। और इसी बीच में झारखंड प्रदेश पर कभी कभी क्या करते हैं, कोई कोई शासक क्या करते थे, उसको हथिया लेते थे और यहाँ पर जो जो भी निर्माण कार्य करवाएं, जो शिलालेख लिखवाएं, वह हमें अभी प्राप्त होता है और पता चलता है कि उस समय के शासन काल का संबंध झारखंड प्रदेश से रहा है। ईटखोरी जो चतरा में है, वह वहां पर पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं और पाल काल में ही, पाल साम्राज्य के काल में ही इटखोरी में जो चित्रा में है मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया। पाल काल में ही इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। अब हम लोग देखेंगे उत्तर मध्यकाल। क्या देखेंगे? उत्तर मध्यकाल का संबंध। अगर हम उत्तर मध्यकाल को, यानी कि हमने कहा 647 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर के 1206 ईस्वी तक के काल को क्या कहा गया? पूर्व मध्यकाल। और 1206 ईस्वी के बाद से क्या कहा गया? उत्तर मध्यकाल। तो आप कह सकते हैं कि जो सल्तनत काल है, जो दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत हम लोग जो पढ़ते हैं, तो जब 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली पर सल्तनत कालीन, दिल्ली पर गुलाम वंश, उसके बाद जो खिलजी वंश, तुगलक वंश, जो दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंश हैं, उसका जब साम्राज्य, उसका जब शासन होता है, तो उस काल को सल्तनत काल कहते हैं। और इसको अगर हम उत्तर मध्यकाल का काल कह दे तो कुछ बुरा नहीं होगा। तो कहा जाता है कि सल्तनत काल में जब दिल्ली सल्तनत का काल होता है, जो मुसलमान लोग, जो मुस्लिम, जो आक्रमणकारी होते हैं, वो मुसलमानों का प्रवेश झारखंड क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। सल्तनत काल में मुसलमानों का झारखंड क्षेत्र में प्रवेश बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ छिटपुट घटनाएं ही हमें यहां से देखने को मिलती है, जिसमें से कि एक घटना ऐसा है कि बख्तियार खिलजी, आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, बख्तियार खिलजी के बारे में, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का, सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं अच्छे से इंडियन हिस्ट्री भी आपको पढ़ा दूंगा। आप घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति भी आप देख सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। और 1206 ईस्वी में
इसने लक्ष्मण सेन जो कि सेन वंश का शासक था, लक्ष्मण सेन, इसकी राजधानी नदिया पर, मतलब पश्चिम बंगाल में सेन वंश का क्या था, शासनकाल था और इसके शासक थे कौन, लक्ष्मण सेन, और इसकी राजधानी नदिया पर आक्रमण करने के लिए यह बख्तियार खिलजी जो है झारखंड से होकर के 1206 ईस्वी में जाता है, 1206 ईस्वी में झारखंड से होकर गुजरता है, ऐसा प्रमाण मिला है। तो इससे पता चलता है कि जो सल्तनत काल में झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश केवल इसी प्रकार से देखने को मिलेगा कि झारखंड क्षेत्र से होकर के ये किसी शत्रु को मतलब शत्रु के देश में आक्रमण करने के लिए या फिर बंगाल जाने के लिए, उड़ीसा जाने के लिए, या फिर वहां से लौटते समय झारखंड की धरती का यह यूज करते थे, प्रयोग करते थे। केवल यही हमको जानकारी, अनेक साक्ष्य हैं, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है। सल्तनत काल में जो पहला वंश रहा है वह गुलाम वंश रहा है और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश था, बलबन था, गुलाम वंश के जो शासक थे, जो सुल्तान थे। तो इल्तुतमिश और बलबन के समय, यानी कि गुलाम वंश का जब शासन होता है दिल्ली सल्तनत पर, तो उस समय इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से, इन लोगों के प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि झारखंड पर उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था और वह बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली था। जब हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि नागवंश के बारे में, चेरो वंश के बारे में, सबके बारे में देखेंगे। लेकिन आप इतना जानिए कि इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड जो था इसके प्रभाव से, इन लोगों के प्रभाव से मुक्त था और झारखंड एक मुक्त राज्य की तरह एक यहाँ पर शासन हो रहा था झारखंड में, यानी कि किसी और बाहर से आकर के कोई यहाँ पर आक्रमण, बहुत बड़ा-बड़ा आक्रमण नहीं देखने को मिलता है। तो उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था बहुत ज़्यादा। अगला आता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद किसका? खिलजी वंश का। एक बार आपको मैं बता दूं, गुलाम वंश है दिल्ली सल्तनत में। अभी हम सल्तनत कालीन झारखंड के बारे में, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा है तो उस समय झारखंड की क्या स्थिति रही है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजियों का क्या और प्रभाव रहा है झारखंड पर, उसके बाद आता है तुगलक वंश। और तुगलक जब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन करता है उस समय झारखंड की क्या स्थिति रहती है। और उसके बाद आता है सैयद वंश और उसके लास्ट में आता है लोदी वंश। और फिर दिल्ली सल्तनत क्या होता है, इसके बाद खत्म हो जाता है और फिर मुगल वंश का मुगल काल प्रारंभ होता है 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी से मुगल वंश का शासन प्रारंभ होता है। तो आज हम लोदी वंश तक के झारखंड को देखेंगे। देखिए एक-एक करके यहां पर मैं कह रहा हूं, आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए खिलजी वंश में जो सबसे शक्तिशाली शासक एक ही हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, उसमें आप देखे होंगे खिलजियों का पर्चा बुलंद रहे, परचम बुलंद रहे, ऐसा करके सुना था ना आपने डायलॉग, तो वही अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था छज्जू मलिक। इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड क्षेत्र के नागवंशी शासकों पर उस पर आक्रमण करने के लिए छज्जू मलिक को भेजा। और 1310 ईस्वी की बात है, 1310 ईस्वी की बात है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहा है वह 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा है। ये शासन काल वगैरह हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, लेकिन आप इतना जानिए कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था छज्जू मलिक, जिसने कि 1310 ईस्वी में नागवंशी शासकों को टैक्स देने पर, नजराना देने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब उसको, उस पर आक्रमण किया, उसको हराया और कहा कि तुम्हें टैक्स देना होगा, तो उसको मजबूर किया। अगला सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर। जब मलिक कफूर दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर, दक्षिण भारत विजय पर मलिक कफूर दिल्ली से दक्षिण भारत विजय अभियान पर जाता है, तो वह झारखंड से होकर गुजरता है। किससे? झारखंड से होकर गुजरता है। और ऐसा साक्ष्य मिला है, ऐसा बहुत सारे लेखों में ऐसा लिखा गया है, बहुत सारे पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है। तो इससे पता चलता है कि झारखंड क्षेत्र के बारे में सब कोई को पता था। सल्तनत कालीन समय में भी झारखंड क्षेत्र का प्रयोग होता था, यहाँ पर आक्रमण भी होते थे, लेकिन सल्तनत काल में उतना कोई बहुत बड़ा-बड़ा आक्रमण देखने को नहीं मिला है। कुछ छिटपुट मिले हैं, तो उसे हम लोग देख रहे हैं।
नागवंशी राजा फनी मुकुट राय और वेणुकर ने, नागवंशी याद रखिएगा, नागवंशी राजा फनी मुकुट राय और वेणुकर ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नागवंशी राजा फनी मुकुट राय और वेणुकर ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश के अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके बारे में आपको पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी है ना, और इसके बारे में हमने बात किया था घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति है मलिक बयां। कौन है? मलिक बयां, मोहम्मद बिन तुगलक का एक सेनापति है मलिक बयां, और यह जो है 1340 ईस्वी के आसपास की बात है। 1340 ईस्वी के आसपास की बात है कि मलिक बयां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, वह हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक, मतलब वो जीतते जीतते हजारीबाग क्षेत्र के चाई चंपा तक आ पहुंचा था, मतलब वो उसको जी हराते मारते काटते वो वहां तक आ पहुंचा था। और संथाली स्रोत, यानी कि कुछ संथाली ग्रंथ, संथाली स्रोत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मलिक बयां नहीं, इब्राहिम अली ने यहां पर आक्रमण किया था, और इब्राहिम अली ने बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था, जिसके बाद से वहां के जो संथाल समुदाय था, वहां का जो संथाल समुदाय था, वह अपने सरदार के साथ वहां से भाग खड़े हुए थे, और इब्राहिम अली ने बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जो कि दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश के दिल्ली का सुल्तान था उस समय। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि मलिक बयां ने हजारीबाग के चाई किला को जीत लिया। मलिक बयां, जो कि सेनापति था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसने हजारीबाग के चाई किला को जीत लिया, और फतेह खान दौरा को, उस चाई किला को कहा कि तुम इसका देखरेख करो, उसके हवाले करके चला गया, फिर से दिल्ली दिल्ली चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन, फिर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा, आपको इसके बारे में पता है ना, सतगावा के बारे में मैंने कहा था, सतगावा कोडरमा में पड़ता है, और कोडरमा के बारे में एक बार मैंने जिक्र भी किया इसके पहले वीडियो में ही। तो सतगावा का शासक किसको नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन आजमुल मुल्क को, आपको इसे याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। और इससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश या मोहम्मद बिन तुगलक है, उसका संबंध किस प्रकार से झारखंड से है। और तुगलक काल में जो नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण था। तुगलक काल में नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण था। आगे देखते हैं कि तुगलक वंश के ही अगले शासक हैं फिरोज शाह तुगलक, और इसने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित करके हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। देखिए, फिरोज, आपको कहीं पर सतगावा जो है हजारीबाग का क्षेत्र दिखेगा, तो आपको कहीं पर कोडरमा, लेकिन अभी जो नए स्रोत के आधार पर आपको मैं बता रहा हूं, कोडरमा का क्षेत्र अभी सतगावा कोडरमा में पड़ता है, यह सतगावा। तो कहता है कि इसने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर दिया, और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। क्या क्या विजय प्राप्त किया, और जितने क्षेत्रों को इसने, झारखंड प्रदेश में जितने भी क्षेत्रों को इसने जीता, उन सारे जीते हुए क्षेत्रों का राजधानी इसने कहां बना दिया? सतगावा में बना दिया। कहां पर? सतगावा में बना दिया। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगला वंश आता है लोदी वंश। अगला वंश कौन सा है? लोदी वंश। और लोदी वंश के लोदी वंश के जो सुल्तान थे, ठीक है, तो उन बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी था, तो लोदी वंश का जो सुल्तान था, उसके प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। यानी कि लोदी वंश के शासनकाल के समय झारखंड एक संप्रभु राज्य के तौर पर यहां पर इस पर शासन कर रहे थे यहां के शासक। तो लोदी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था, और इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले जो नागवंशी राजा थे, वह थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। आपको याद रखना है, लोदी वंश के शासनकाल के समय में जो छोटा नागपुर पर शासन करने वाले जो राजा थे, वह थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। लोदी वंश के ही समकालीन, जब लोदी वंश का शासनकाल, आपको मैं बता दूं कि लोदी वंश का शासनकाल रहा है 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। कब तक? 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो यह बात है कब? लोदी वंश का समकालीन एक वंश था उड़ीसा में। कौन था? तो गजपति वंश। कौन सा वंश था? गजपति वंश था उड़ीसा में। और इसका गजपति वंश का जो संस्थापक था, गजपति वंश का जो संस्थापक था उड़ीसा का, वह था कपिलेंद्र गजपति। कौन था? कपिलेंद्र गजपति। और कपिलेंद्र गजपति के द्वारा
झारखंड पर आक्रमण किया जाता है, ठीक है? कपिलेंद्र गजपति के द्वारा उस समय झारखंड पर आक्रमण किया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था कि सल्तनत काल में झारखंड पर बहुत बड़े-बड़े आक्रमण नहीं देखने को मिले हैं। कुछ छोटे-मोटे आक्रमण जैसे कि मलिक बयां के द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण, उसके बाद हमने देखा कि जो लोदी कपिलेंद्र गजपति जो कि गजपति वंश का संस्थापक था, उसने झारखंड पर आक्रमण किया और यह जो गजपति वंश का संस्थापक कपिलेंद्र गजपति था, यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था और इसने संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के एक बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया था। याद रखिएगा, इसने झारखंड प्रदेश पर जो उस समय का झारखंड प्रदेश था, उस पर इसने आक्रमण किया। गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र गजपति ने और झारखंड के नागवंशी राज का संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़ करके, इसे याद रखिएगा, संथाल परगना पर नहीं किया था और हजारीबाग पर इसने शासन नहीं किया था या फिर उसको नहीं हथियाया था। बाद बाकी जितने भी भाग था नागवंशी राज्य का, उन सबों को इसने जीत लिया, उसको हथिया लिया, उस पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अगला आता है कि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से, जो लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, उसके भय से जौनपुर का शासक था हुसैन शाह सरकी। याद रखिएगा, 1494 ईस्वी की बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1451 से लेकर के 1526, और इसके बाद मुगल वंश का शासनकाल आ जाता है और उस समय झारखंड की क्या स्थिति रहती है, हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। मुगल काल में झारखंड की क्या स्थिति है। अभी तक हमने देखा सल्तनत काल में झारखंड की स्थिति, सल्तनत काल में जो राजवंश थे, जो सुल्तान थे, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव झारखंड पर क्या है। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी, जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहिबगंज में शरण लिया था। झारखंड के साहिबगंज में शरण लिया था किसने? तो हुसैन शाह सरकी ने, जौनपुर के शासक। किसके डर से? सिकंदर लोदी के डर से। तो ये लोदी वंश के बारे में हमने देखा कि लोदी वंश का कैसा इफेक्ट जो झारखंड पर रहा है। उसके पहले हमने देखा तुगलक वंश का क्या इफेक्ट झारखंड पर रहा। उसके पहले खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का क्या प्रभाव झारखंड पर रहा। और सबसे पहले हमने देखा गुलाम वंश के अंदर जो है, गुलाम वंश में इल्तुतमिश था, बलबन था, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट झारखंड पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक बात था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, कौन था? बख्तियार खिलजी। उसने झारखंड की धरती का यूज किया था कहां जाने के लिए? तो बंगाल पर। जब सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन पर, बंगाल की राजधानी, उसकी राजधानी नदिया पर आक्रमण करने के लिए 1206 ईस्वी में उसने झारखंड की धरती का यूज किया था। तो हमने यहां पर क्या देखा? मध्यकाल में झारखंड की स्थिति, मध्यकाल में जो शासक शासक रहे हैं, मध्यकाल में जिसका शासन काल रहा है, उन शासकों का झारखंड प्रदेश पर, झारखंड की धरती पर क्या इफेक्ट रहा है, क्या प्रभाव रहा है, और उस समय के पुरातात्विक साक्ष्य हमें क्या प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों ने यहां तक देखा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मुगल काल, जो 1526 ईस्वी के बाद से मुगल काल के समय से झारखंड की क्या स्थिति रहती है और उन सबों का क्या इफेक्ट झारखंड प्रदेश पर पड़ता है। और हम उसी में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश भी देख लेंगे। हम लोग उसमें झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश की भी बात कर लेंगे। और फिर हम लोग आगे ऐसे ऐसे करके पूरा हिस्ट्री कवर करने के बाद आप बताइएगा कि इसके बाद झारखंड का मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूं या फिर भूमि संबंधी कानून स्टार्ट करूंगा। तो पहले पहले हिस्ट्री हो जाने देते हैं, फिर आप बताइएगा। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पर मशगूल रहिए, तैयारी को पुख्ता कीजिए। झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर झारखंड जीके कर रहे हैं। हम अपना 100%, और मैंने पहले कहा था, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की हमें जरूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। चलिए मिल